नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सेशन में अपने बात करी थी एचपीवी वायरस से किस प्रकार से कैंसर फैलता है। आज के इस टॉपिक की सबसे खूबसूरत बात बताता हूँ कि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एक बनने वाला है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ह्यूमन हेल्थ वाला जो पार्ट पढ़ते हैं उसके अंदर डिजीज़ पढ़ते हैं। तो डिजीज़ से की जब बात आती है तो वहाँ पे कैंसर को भी अपन पढ़ते हैं। तो कैंसर को जब पढ़ते हैं तो वहाँ से कैंसर से रिलेटेड जो मैंने पिछला टॉपिक था, जो सेशन था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसकी पूरी मैंने फिजियोलॉजी तो बाद में करेंगे अपन डिस्कस, और इसके अलावा जो पैथोलॉजी का जो पार्ट था वो भी उसमें मैंने आपको कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पिछले सेशन में बहुत अच्छे से बता दिया था। और डेफिनेटली ये मान के चलिए कि उस सेशन से यदि कैंसर से कोई क्वेश्चन आता है, यदि एचपीवी वाले पर्टिकुलर पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से पक्का कोई ना कोई एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है कि सर्विक्स कैंसर के आसपास क्यों। इसके पीछे रीजन जो है वो मैंने एक फोटो लगा रखी है, आपको दिख रही होगी। क्योंकि अभी 28 फरवरी को अजमेर से पूरे भारत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एचपीवी वैक्सीन का शुभारंभ किया था। जो 14 ईयर्स की गर्ल्स है, जो 14 ईयर्स की जो गर्ल्स है उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। एचपीवी वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और ये एक इम्पोर्टेंट सामाजिक और हेल्थ के हिसाब से और अवेयरनेस के हिसाब से कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपस में मैच कर रही है, तो यहाँ से जब कोई ना कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो यहाँ के इसके आसपास कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको पिछले टॉपिक में, पिछली जो क्लास थी, पिछला जो सेशन था, उसमें मैंने कंप्लीट आपको इसकी पैथोलॉजी एक्सप्लेन करी थी, कैसे होता है, किस प्रकार इसका पूरा वहाँ पे इसका मैकेनिज्म रहता है, वो मैंने आपको पिछले सेशन में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। आज के सेशन में मैं बात करूँगा एचपीवी वैक्सीन के ऊपर कि एचपीवी वैक्सीन जो है वो किन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और किन के लिए, जैसे मान लो बॉयज़ भी होते हैं, उनको भी लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, या ये वैक्सीन सबके लिए है क्या, या हर एज ग्रुप के लिए है क्या। तो हर तरीके के इस ग्रुप को अपन हर तरीके के जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड जो है उन सबको अपन आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कहीं ना कोई एक क्वेश्चन पिक होने के चांस बनते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो अपने हैं सिलेबस में अच्छे से डिस्क्राइब करे हुए हैं, और ये रिसेंटली एक पार्ट आया है, तो यदि इसके आसपास पक्का है कि कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि एचपीवी वैक्सीन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो देखो, बात करें इसकी एचपीवी वैक्सीनेशन की शुरुआत को, तो 2006 के अंदर, मतलब 2006 के अंदर इसमें वर्ल्ड वाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब चल रहे थे, अलग अलग देशों के अलग अलग प्रोग्राम्स जब चल रहे थे, तो पहली बार 2006 में इस एचपीवी वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों ने अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर अपने जो उनके अलग अलग कंट्रीज़ के जो प्रतिरक्षी प्रोग्राम थे उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। अपने इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अभी लगनी शुरू हुई है या अभी लगना शुरू होगी, अपने इंडिया में भी बहुत पहले से ये एचपीवी वैक्सीन जो है वो लगती आ रही है। अभी खास क्या है, अभी विशेष बात यह है कि अभी रिसेंटली इसको एक प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, एक पूरा शुभारंभ किया गया है, और एक 14 ईयर की गर्ल्स के लिए ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरह, बहुत बड़े प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया गया है। इसलिए वापस एक बार चर्चा में है, और जब चर्चा में आ गया है टॉपिक तो यहाँ से क्वेश्चन पिक होने के चांस पूरे बनते हैं। अब बात ये आ रही है कि एचपीवी वैक्सीन को किसको लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए, किस किस प्रकार की डोज है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये साथ में हर उस वर्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अवेयरनेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आसपास की जो अवेयरनेस है उसको होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एचपीवी वैक्सीन क्यों लगनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, एक बार आपको मैं उसको रैपिड पूरा उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कि एचपीवी जो अपना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि जो सर्विक्स कैंसर है वो करने का उसका काम है। ठीक है, कैसे करता है,
क्यों करता है, उसका क्या मैकेनिज्म रहता है, पिछले सेशन में मैं पूरा कंप्लीट उसको डिस्क्राइब करके आ चुका हूं। तो अब आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अच्छे से आप समझते हो कि एचपीवी किस तरीके से सर्विक्स का जो कैंसर है वो प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार वहाँ E6 काम करता है, E7 काम करता है, जो होस्ट कोशिका होती है उस होस्ट कोशिका के वायरल प्रोटीन को के द्वारा किस तरीके से उसको खत्म किया जाता है, वो सारा अपन पिछले सेशन में अपन देख चुके हैं कंप्लीटली। तो अब उस चीज़ की ज़्यादा अपने को यहाँ पे खास जरूरत नहीं है। बस इतना सा पता है कि एचपीवी होता है और वो सर्विक्स का कैंसर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। ये भी अपन बात कर चुके हैं कि एचपीवी में भी विशेषकर बात करें 16 नंबर वाला और 18 नंबर वाला जो स्ट्रेन है वो एचपीवी कैंसर के मैक्सिमम केसेस में आपको इनकी ही वहाँ पे आपको भागीदारी मिलती है। 16 और 18 वाला जो स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा जो है सर्विक्स कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर माने जाते हैं। ठीक है, ये अपना पहले डिस्कस हो चुका है। अब बात करें कि इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे अच्छी बात बता दूं कि प्रिवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट से बेटर रहेगा, क्योंकि यदि एक बार किसी को कैंसर हो गया तो देखिए, कैंसर एक बार मान लो हो गया किसी को, तो फिर उसका एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। किस तरीके से लंबा प्रोसेस, फिर उसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, बहुत मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चलेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होते हैं, लंबे प्रोसीजर होते हैं। उनसे बढ़िया ये है कि आप ट्रीटमेंट वाले लाइन पे जाओ। उससे बेटर ये है कि आप पहले से ही वैक्सीनेशन करवा लीजिए। वैक्सीनेशन यदि हो जाता है तो आप एक सेफ कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, सेफ कैटेगरी में आ जाने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन होने के बाद ये है कि जब भी एचपीवी का संक्रमण होगा, तो संक्रमण के समय जो वैक्सीन लगी है आपको, यदि वैक्सीनेटेड हो आप, यदि आपको पहले से वैक्सीन लगी है, तो आप कंपैरेटिवली, मतलब दूसरे लोग जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी तुलना में आप का संक्रमण होने की दर जो है वो क्या हो जाएगी, संक्रमण दर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों? ये अलग चीज़ है कि बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, वो एक अलग केस बनता है। लेकिन बार बार रिपीटेड जितने भी संक्रमण हो रहे हैं उसको भी जो आपका वैक्सीन है वो उसको कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है, आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। लेकिन ये है कि वैक्सीनेशन लगना इंपॉर्टेंट है, इसका डोज शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी एज ग्रुप में जाके किसी भी टाइम में आपने यदि वैक्सीनेशन करवा लिया तो अब आप एचपीवी से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डोज शेड्यूल, कब लगनी चाहिए, किस प्रकार की वैक्सीन लगनी चाहिए और किस किस टाइम पे इसकी पूरे प्रॉपर शेड्यूल से यदि आपकी डोज लग जाती है तो आप प्रॉपर सेफ कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जितनी भी एचपीवी वैक्सीन है वो एक पर्टिकुलर, आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलोगे कि मुझे एचपीवी वैक्सीन दे दो, तो ऐसा नहीं कि आपको एचपीवी वैक्सीन मना करेगा, अगला देगा आपको जरूर, लेकिन आपको इस सेशन के बाद ये अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि कौन सी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, आपको यदि मान लो वैक्सीन को परचेज करना है तो देखिए वहाँ पे आपको बाईवैलेंट एचपीवी वैक्सीन भी मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? एक तो मिलेगी बाईवैलेंट एचपीवी वैक्सीन मिलेगी। अब देखो बाईवैलेंट का मतलब क्या है, समझिए बाईवैलेंट का मतलब क्या है। बाईवैलेंट का मतलब ये है कि ये एचपीवी के 2 स्ट्रेन पे बहुत अच्छे से इफेक्टिव होती है। एचपीवी के 2 स्ट्रेन पे बहुत अच्छे से इफेक्टिव रहती है। अब वो 2 स्ट्रेन कोई से भी हो सकते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 2 स्ट्रेन पे काम करने वाली वैक्सीन होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, बाईवैलेंट एचपीवी वैक्सीन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो किस पे काम करे, 2 स्ट्रेन पे काम करेगी। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रीवैलेंट वाला, ये जो आपका ठीक है, क्वाड्रीवैलेंट जो आपका वैक्सीन होता है ये सबसे कॉमन वैक्सीनेशन है, जो अभी आप यदि अपने इंडिया में भी देखोगे और अभी आप जितने भी हेल्थ सेंटर्स पे देखते हैं, जो भी डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं और मोस्टली जो गर्ल्स को अभी इस टाइम लगाया जाता है, उसमें क्वाड्रीवैलेंट जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। यदि मैं बात करूं क्वाड्रीवैलेंट की बात करें तो क्वाड्रीवैलेंट में मान लो, क्वाड्री का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 स्ट्रेन,
यानी कि 4 टाइप ऑफ एचपीवी, ये किसको कवर करेगा? 4 टाइप ऑफ एचपीवी, ठीक है। यानी कि 4 प्रकार के जो एचपीवी वायरस है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, 4 प्रकार के, उनको कवर करने का काम करेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रीवैलेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रीवैलेंट बोलेंगे। अच्छा, इसके लिए भी खास बात करूं मैं तो 6, 11, 16 और 18 वाला जो एक कॉम्बिनेशन आता है वो मोस्टली यूज किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा क्या है? मोस्टली यूज होने वाला ये कॉम्बिनेशन है, जिसको अभी सारे हेल्थ केयर सेंटर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा इसको लगवाया जाता है। तो सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है? क्वाड्रीवैलेंट है। 4 स्ट्रेन यानी 4 टाइप ऑफ एचपीवी पे ये काम करता है, और इसमें भी 6, 11, 16 और 18 वाला जो मोस्टली है उस पर काम करता है ये। अच्छा, खास बात बताऊँ, 16 और 18 प्रॉपर कैंसर के कॉजेज है, कैंसर के फैक्टर है, ये कैंसर प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। 6 और 11 जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सेफ टाइप होते हैं एचपीवी के, और ये जैसे मान लो जेनेटल वार्ड्स वगैरह हो गया, इस टाइप की छोटी मोटी जो चीज़ें इन्फेक्शन से हो सकती हैं इनके द्वारा। अदरवाइज ये जो होते हैं कैंसर के कॉज आगे जाके नहीं बनते। इसमें भी यदि मैं बात करूं क्वाड्रीवैलेंट वाले में भी, तो गार्डसिल जो है, जो गार्डसिल है, गार्डसिल 4, ये वैक्सीन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती है। इसके अलावा सर्वावैक जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जिसको सब जगह यूज किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप बिल्कुल अपने आसपास के किसी भी पीएचसी पे, सीएचसी पे या आसपास के किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे जाइए। जो आयुष्मान मंदिर है वहाँ जा सकते हैं आप, और जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो बिल्कुल इजी में ये वैक्सीनेशन वहाँ पे सेंटर्स पे किया जाता है इजीली, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती। और विशेषकर जो मैंने बोला आपको, क्वाड्रीवैलेंट वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें 16 और 18 भी कवर होता है। एक और होता है नॉन वैलेंट भी होता है, थर्ड वाला, जो क्या करता है? 9 टाइप के एचपीवी को कंट्रोल करता है। 9 टाइप के एचपीवी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या है? नॉन वैलेंट है, जो क्या करेगा? 9 टाइप ऑफ एचपीवी, मतलब 9 प्रकार के एचपीवी को वहां पे इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। 9 टाइप के एचपीवी का प्रोटेक्शन वहां पे यहाँ इस वाले वैलेंट वाली वैक्सीन को यूज करने से आपको मिल जाता है। तो अलग अलग वैक्सीन्स है, लेकिन सबसे कॉमन मैं फिर बता रहा हूँ, क्वाड्रीवैलेंट जो है, गार्डसिल हो गया, सर्वावैक हो गया, इन सबको यूज किया जाता है। और जो भी अभी जैसे मान लो नया जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर जो अभी प्लानिंग चल रही है वो यही है कि इन क्वाड्रीवैलेंट वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको ही दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो है वो आपके आसपास के जितने भी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से सर्विक्स कैंसर डेवलप होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। रिकरेंट इन्फेक्शन यदि किसी को बार बार हो रहा है तो उसको ये कैंसर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और यदि बात करें डेथ रेशो की, तो इससे होने वाली मौतों की संख्या भी बहुत ज़्यादा स्प्रेडली अभी हो रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो बिल्कुल ये वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये तो हो गए वैक्सीन के टाइप कि ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन है, इस तरीके से हो गया। अब ये वैक्सीन के टाइप तो हो गया। सर ये जो वैक्सीन के टाइप है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने आप ध्यान रखेगा। हम इसको क्यों याद रखें? आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट ये बनता है क्योंकि आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हो वहाँ पे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ डिजीज सब कुछ वहाँ पे आपको सिलेबस में बहुत अच्छे से वाइडली मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके का पूछ सकते हैं, बाईवैलेंट क्या हो सकता है, क्वाड्रीवैलेंट क्या हो सकता है, 9 वैलेंट क्या हो सकता है, इस तरीके के आपको छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो जो वैरायटी यहाँ से बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका इजीली कवर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। आपको यहाँ से अलग कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके अलावा कि डोज शेड्यूल क्या होता है सर, तो देखिए डोज शेड्यूल जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। डोज शेड्यूल जो होता है वो बिल्कुल सबका अलग अलग होता है। तो एक एक बार मैं आपको सबका डोज शेड्यूल जो है वो आपको बता देता हूं। तो यदि शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल क्या क्या रहता है इनका, देखिए शेड्यूल की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में अपन कर सकते हैं। जैसे एक एज ग्रुप होता है 9 to 14 एज ग्रुप,
कौन सा एज ग्रुप? 9 to 14 एज ग्रुप। यदि 9 to 14 एज ग्रुप की बात करें तो ये इस एज ग्रुप में यदि किसी को वैक्सीनेशन हो जाता है तो ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 9 to 14 वाला जो एज ग्रुप है ये मोस्टली प्री सेक्सुअल एक्सपोजर वाला फेज माना जाता है। देखो क्या होता है, एचपीवी वैक्सीन की मैं बात करूं तो एचपीवी वैक्सीन के लिए सबसे बेस्ट ये माना जाता है कि ये प्री सेक्सुअल एक्सपोजर होना चाहिए। प्री सेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई करने जा रहा है उससे पहले यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तो ये उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर की तरह वहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यदि मैं बात करूं 9 to 14 वाला एज ग्रुप तो ये बहुत ही अच्छा एज ग्रुप माना जाएगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली चांस ये बनते हैं कि मैक्सिमम जो एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से सर्विक्स कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ से नेग्लिजिबल रह जाती है। तो देखिए इसकी डोज की बात करें तो फर्स्ट डोज मान लो आपने कभी 2 डोज लगती है, देखिए इसमें कितनी डोज लगती है, इसके अंदर यदि बात करें तो इस एज ग्रुप के अंदर आपको 2 डोज लगवानी होती है। कितनी? 2 डोज, ठीक है। अब 2 डोज लगवानी है आपको, ठीक है। अब 2 डोज लगवानी है तो किस तरीके से लगवाओगे? इस एज ग्रुप के जितने भी, देखो इसमें क्या करना आपको, फर्स्ट डोज आपने जब भी लगवाई, फर्स्ट डोज आपने जब भी लगवा ली, अब जब भी लगवा ली तो क्या हो गया, उसके आपको 6 से 12 महीने बाद सेकेंड डोज आपको कब लगनी? जब भी आपकी फर्स्ट डोज लगी है उस फर्स्ट डोज के 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ, यानी जब भी आपकी पहली डोज लग गई उस डोज के 6 से 12 महीने के अंदर अंदर आपकी सेकेंड डोज लगनी चाहिए। और डोज कितनी याद रखनी है आपको? 2। तो ये जो सेशन है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, उनके लिए तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने वाले हैं, क्योंकि ताज़ा ही ये टॉपिक है जो अभी चर्चा में आया है, तो यहाँ से कहीं ना कोई क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ 2 डोज है, फर्स्ट डोज जो रहेगा वो आप जब भी लगा, उसके बाद जो सेकंड डोज रहेगा वो कौन सा रहेगा, 6 to 12 मंथ के अंदर आपको सेकंड डोज आपको वहाँ पे देना होता है। एक सेकंड में बात करूँ एज ग्रुप की, तो वो जो एज ग्रुप है आपका, वो जो एज ग्रुप है 15 to 26 वाला, मतलब ये ऐसा एज ग्रुप है, इसके अंदर यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तो ये, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि 9 to 14 नो डाउट सबसे अच्छा फेज माना जाता है, लेकिन यदि 15 to 16 में भी यदि किसी की एज 15 ईयर्स है, 16 ईयर्स, 17 या 18 या 19 ईयर्स के आसपास का यदि कोई है, उस टाइम यदि उसको वैक्सीनेशन हो गया तो ये मान के चलिए कि उसने बहुत कुछ कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि कैंसर जो है वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे बचाव में यदि कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है, यदि कोई वैक्सीन लगने मात्र से कोई आपको एक सिंपल 3 या 2 डोज शेड्यूल जो भी आप लगवा रहे हैं वो डोज लगने से यदि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को आप यदि इजीली कवर कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। 15 to 26 वाला एज ग्रुप, लेकिन इसमें भी मैं बात करूं तो 15 to 18 या 19 की एज तक वाला जो ग्रुप है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है, क्योंकि ये लगभग जो रहता है वो प्री सेक्सुअल एक्सपोजर वाला समय रहता है। इस टाइम यदि कोई वैक्सीनेटेड हो जाता है तो सर्विक्स कैंसर के चांसेस ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसकी बात करें तो देखिए थोड़े से आप बड़े हो जाओगे, बड़े हो गए तो अब आपको 2 की जगह 3 इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। इंजेक्शन का मतलब ये हो गया कि इंजेक्शन का मतलब ऐसे इंजेक्शन नहीं लगेगा, इंजेक्शन का मतलब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको सुइयाँ हैं वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े हो तो अब आपको कितनी डोज लेनी पड़ेगी, 3 डोज आपको वहाँ पे लेनी पड़ेगी। याद रखिए, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने के लिए आपको क्या रखना है कि 3 डोज में आपको क्या क्या करना है। देखो फर्स्ट डोज जो भी है आपकी, फर्स्ट डोज आप जब भी ली, ठीक है, फर्स्ट डोज आपने जब भी ली उसके 2 मंथ बाद, ठीक है, आफ्टर 2 month ऑफ फर्स्ट डोज, यानी कि फर्स्ट डोज के 2 महीने बाद, 1 से 2 महीने के बीच में आप ले सकते हो
और 2 महीने बाद भी लेते हो तो भी वो आपकी सेफ कैटेगरी मानी जाती है। यानी कि आफ्टर 2 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज, जैसे मान लो किसी को 1 जून को लगा तो उसके जस्ट 2 मंथ बाद आपको सेकेंड डोज उसकी लग जानी चाहिए। इसकी थर्ड डोज जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड डोज जो होगी वो आगे रहेगी आपके आफ्टर 6 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज। जो आपका, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट डोज लगी है, मान लो किसी को 1 जून को लगी है तो उस 1 जून से 6 मंथ काउंट कर लीजिए और 1 मंथ जिस डेट को लगी है उसके जस्ट 6 महीने बाद आपको इसकी थर्ड डोज लगाना कंपलसरी होता है। यदि आपने इस तरीके से खुद को वैक्सीनेटेड करवा लिया तो डेफिनेटली आप एचपीवी इन्फेक्शन से सेफ कैटेगरी में आ गए हो, आप सर्विक्स कैंसर से बचाव वाली कैटेगरी में यहाँ पे आ चुके हो। ठीक है, तो 3 डोज का यहाँ पे शेड्यूल चलता है कौन से एज ग्रुप में, 15 to 26 वाले एज ग्रुप में ये वाला शेड्यूल आपका चलता है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा जो बनेगा ही बनेगा। साथ में आप इसके थ्रू पब्लिक अवेयरनेस भी फैला सकते हो और सर्विक्स कैंसर की जो लड़ाई है उसमें आप भी सहभागिता निभा सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, इसके अलावा भी एक एज ग्रुप होता है, वो जो एज ग्रुप होता है वो होता है आफ्टर 26, क्योंकि अब आप कौन सी कैटेगरी में आ गए हो, आप इस कैटेगरी में आ गए हो कि भैया 9 to 14 में लग गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि उस फेज में भी नहीं लगा कोई बात नहीं, 15 to 26 वाले फेज में लगा लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं भी लगा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हो, आप आफ्टर 26 भी वैक्सीनेशन करवा सकते हो। तो सर ये सेफ रहेगा क्या, देखो मैं फिर कह रहा हूं, साफ साफ बात है कि पहला वाला जो आपका एज ग्रुप है जो आपने बात करी है 9 to 14 वाली, फिर उसके बाद 15 to 26 वाली बात करिए, उसकी कंपेयर में अब उतना ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सेक्सुअल एक्सपोजर हो चुका है और इस दौरान कहीं ना कहीं आप एचपीवी के संक्रमण के कहीं ना कहीं चांस बनता है कि एचपीवी संक्रमण होने की चांसेस यहाँ रहते हैं। तो सेफ तो अभी भी हो आप, ऐसी बात नहीं है कि आप सेफ नहीं हो, लेकिन यदि मान लो आपको किसी कारणवश पहले इन्फेक्शन हो चुका है तो यह है कि आप यदि वैक्सीनेशन करवा लेते हो तो आगे आपको इससे प्रोटेक्शन मिलता है, सेफ्टी मिलती है। यदि इन्फेक्शन नहीं है तो अब भी आपके लिए कोई देर नहीं हुई है, आप अब भी वैक्सीनेशन करवा सकते हो। अच्छा, शेड्यूल क्या रहेगा, तो देखिए शेड्यूल सेम रहेगा। शेड्यूल कौन सा रहेगा आपका, इसका भी सेम रहेगा, कौन सा वाला, 15 to 26 एज ग्रुप वाला। तो जो 15 to 26 एज ग्रुप है इसमें जो आपका शेड्यूल रहता है वही शेड्यूल आपका इसमें रहेगा एज इट इज। यानी फिर कह रहा हूं 9 to 14 वालों को तो आपको करवाना ही करवाना है, 15 to 26 में आपको इस तरीके से वैक्सीनेशन करवाना है। और मान लो आप नहीं करवा पाए और आप चाह रहे हो कि 26 के बाद हम 26 से ऊपर हो गए, हमें अब जाके जानकारी मिली है कि इतना इंपॉर्टेंट होता है इसका वैक्सीनेशन, तो कोई देर नहीं हुई अभी भी आपको, आप अभी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हो, बहुत इजीली वैक्सीनेशन करवा सकते हो। और शेड्यूल आपको कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो 15 to 26 एज ग्रुप में ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। ठीक है, इस तरीके से। अब एक खास बात क्या है कि यदि मैं बात करूं इसमें 9 to 14 वाले में कि भाई किसी कारणवश मान लो आपने जो डोज है वो 5 मंथ के अंदर ले ली, मान लीजिए 5 महीने के अंदर ही जो पहली डोज ली थी आपने उसके जस्ट 5 महीने बाद ही ले लिया आपने, 6 महीने हुए नहीं या साल भर नहीं उससे पहले ली, तो देखो इस केस में आपकी जो वो सेकंड डोज है वो एक तरीके से आपको अब बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा डोज आपको उसमें लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए सारे जितने भी वैक्सीन होते हैं उनका सबका एक प्रोटोकॉल होता है, एक शेड्यूल होता है, उसको हमेशा फॉलो करते हुए लेना चाहिए। यदि आपने 5 मंथ के अंदर अंदर दूसरा लगवा लिया वैक्सीन लगवा लिया तो फिर आपको एक और एक्स्ट्रा वैक्सीन लगवाने की आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डोज शेड्यूल कि किस तरीके से आपको वैक्सीनेशन एचपीवी का करवाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है। फिर बता रहा हूँ, गार्डसेल, सर्वावेक ये बहुत कॉमन यूज़ होने वाली वैक्सीन है और अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है इन्हीं का चल रहा है। ठीक है, इन वैक्सीन को ही यूज़ किया जा रहा है और 28 फरवरी से जो अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और
अवेयरनेस के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एक एक एज ग्रुप को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए पूरी तरीके से। कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन बात करें कि ये वैक्सीनेशन किस एज ग्रुप में किस तरीके से लगाया जाएगा, ये आपको सारा बता दिया। कौन कौन से वेरिएंट होते हैं वो सारा बता दिया। अब बात ये आती है कि ये वैक्सीन लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए फ़ायदे सीधी सी बात है। सबसे पहला फ़ायदा यदि इसकी बात करें तो आप क्या बोलोगे कि एचपीवी वैक्सीन का फ़ायदा क्या क्या है, तो क्या बोलोगे, एचपीवी वैक्सीन के लाभ, क्या क्या लाभ मिलेंगे बताइए, सबको पता है ये चीज़। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन मिलेगा नहीं अपने को, क्योंकि इतना इजी ऑप्शन थोड़ी मिलेगा कि पहला ऑप्शन क्या एचपीवी वैक्सीन के क्या लाभ है, उसमें आपको लिखा हुआ मिल गया एचपीवी संक्रमण को रोकने में। बिल्कुल, जो इस चीज़ की जो वैक्सीन ले रहे हो वो उसका संक्रमण तो रोकेगी। तो पहले क्या बोला मैंने, एचपीवी संक्रमण रोकने में। एचपीवी का क्या करती है, संक्रमण रोकना। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका कि एचपीवी का संक्रमण आपको क्या करना है, वहां पे रोकना है। एचपीवी का संक्रमण क्या करना है, आपको रोकना है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, देखो अब बात आई अपनी सर्विक्स कैंसर की, थोड़ा इसको खोल के बात करते हैं। सर्विक्स कैंसर होता है, ये मानते हैं अपन के एचपीवी से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, मान लिया। लेकिन क्या सर्विक्स कैंसर ही होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर्विक्स कैंसर ही होता है, क्या इसके अलावा कोई कैंसर नहीं हो सकता? बिल्कुल। देखिए एचपीवी की वजह से जो कॉमन बात करते हैं अपन सब सर्विक्स कैंसर की बात करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कैंसर है एचपीवी से होने वाला। लेकिन एचपीवी की वजह से कुछ और टाइप के कैंसर भी हैं, वो भी होने की संभावना रहती है। जैसे मैं बात करूं जेनाइटल पार्ट के जो कैंसर है, जेनाइटल पार्ट के जो कैंसर है, अब जेनाइटल पार्ट के कैंसर की बात करें तो जैसे वल्वर कैंसर होता है, एक वल्वा जो एरिया होता है, ठीक है, वल्वा जो एरिया है, वल्वा के एरिया के आसपास की मान लो सेल्स एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे डैमेज होती है, डैमेज डीएनए आता है, और वो डैमेज डीएनए मान लो सर्कुलेशन में आ जाता है, तो वहाँ पे जो कैंसर प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वल्वर कैंसर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको वल्वर कैंसर, ठीक है, वल्वर कैंसर, ठीक है। वल्वा क्या होता है, किस प्रकार होता है, इसको मैं जब आपको रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन लूंगा, जब वो वाला सेशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें कंप्लीट डिस्क्राइब बताऊंगा कि वल्वा वाला पार्ट कौन सा है, किस तरीके से उसमें अपने को क्या क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिलती है, कंप्लीट। बस इतना सा याद रखिए, ये भी एक जेनाइटल एरिया है और जेनाइटल एरिया में होने वाला कैंसर है, तो इसमें भी एचपीवी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा यदि मैं मेल की बात करूँ, फीमेल में भी आप इसके अलावा देख सकते हो, वल्वर पार्ट के अलावा वेजाइनल कैंसर हो गया, वेजाइनल पार्ट जो है, ठीक है, तो वेजाइनल पार्ट का जो कैंसर है, वेजाइना के आसपास की जो सेल्स है, वो मान लो किसी कारणवश वहाँ पे एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से यदि वो भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन शुरू करती है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, कार्सिनोमा बनता है, कैंसर बनता है, तो वो भी कैंसर है, वो भी किसका होगा, आपका जेनाइटल एरिया का कैंसर है, तो वो कैंसर भी एचपीवी के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अलावा तीसरी यदि बात करी जाए तो मेल के अंदर, तो जैसे पेनाइल कैंसर है, ठीक है, पेनाइल कैंसर है, ठीक है, जो पेनिस के आसपास की जो सेल्स है वहाँ पे यदि एचपीवी इन्फेक्शन होता है, और उस एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से मान लीजिए कि वहाँ पे एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से वो भी सेल अनकंट्रोल सेल डिवीजन करती है और कैंसर में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ का कैंसर भी कहीं ना कहीं एचपीवी की वजह से ही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पेनाइल कैंसर हो गया, ठीक है, तो पेनाइल कैंसर भी हो गया। इसके अलावा एनल पार्ट का कैंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, एनोरेक्टल एरिया का कैंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ओरोफेरेंजियल कैंसर भी हो गया, ओरोफेरेंजियल कैंसर भी हो गया। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे कैंसर है जो सर्विक्स को तो हाईलाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स जो है वो मोस्ट कॉमन है और इसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बता के इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे कॉमन हो रहा है, और कॉमन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रयास भी जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो जो भी एचपीवी के नाम से बात आती है तो बार बार सर्विक्स कैंसर भी चलते हैं अपन, लेकिन सर्विक्स कैंसर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग कैंसर है जो एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ये बातें इसलिए बताई कि जिसको एक बार एचपीवी का वैक्सीन लग गया, समझ लीजिए
HPV का वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा है। तो ये मान लीजिए कि इतने सारे कैंसर से आप सोचिए, एक सिंपल वैक्सीनेशन आपको इतने भयंकर भयंकर तरीके के अलग अलग कैंसर से आपको क्या दे रहा है, एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सुरक्षा कवच को लगवाना चाहिए। कोई ज़्यादा टफ काम नहीं होता है। टफ ज़्यादा इसके, यदि गवर्नमेंट सेंटर की बात करें तो वहाँ भी इतना कोई पैसा वैसा नहीं लगता। यदि प्राइवेट सेंटर्स की बात करें इतना कॉस्टली नहीं होता, और कोई भी अच्छा ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस वैक्सीन को ईजिली लगा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसके क्या यूज़ है, जो जेनाइटल वार्ड्स जो होते हैं, जेनाइटल वार्ड्स वाला है उसमें भी इसको ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स जो हैं, जेनाइटल वार्ड्स जो है, ठीक है, इनको कंट्रोल करने का काम भी इस वैक्सीन से हो जाता है। यदि वैक्सीनेशन है तो जेनाइटल वार्ड्स को भी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि वो HPV संक्रमण होता है उसको वो पहले से ही ख़त्म कर देता है। तो ख़त्म कर देता है तो इस तरीके की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है। तो आज के इस सेशन में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, और सबसे खास बात इस HPV वैक्सीन की एक ये है कि ये HPV वैक्सीन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक बार जिसका भी शेड्यूल कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको वापस बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं पड़ती, बूस्टर डोज की आपको नीड नहीं पड़ती। तो आज के इस सेशन में अपन ने एक बहुत ही शानदार टॉपिक, एग्जाम के हिसाब से फिर कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, तो आपको देखो पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से भी है। एक खास बात है इसके लिए, जो आपको कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे मान लो HPV की बात करूं मैं, तो यहाँ पे 90-70-90 का रूल्स चलता है। जैसे 90-70-90 का रूल्स क्या कहता है कि 90% जो है वो फीमेल्स, उनको वैक्सीनेशन करने का टारगेट है। 70 जो परसेंट फीमेल्स है और उनको वो ऑलरेडी क्या है, स्क्रीनिंग चल रही है, और कुछ जो 90% के उनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो कुल मिला के इस तरीके का बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, और HPV संक्रमण से रिलेटेड जितने भी कैंसर होते हैं उन कैंसर के लिए अलग अलग जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात, ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है इससे काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का उद्देश्य है, वैक्सीनेशन कराने का इसका टारगेट है। तो अपने लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और अपने लिए ये एग्ज़ाम के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में जो जो पढ़ा है इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपके अवेयरनेस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट ही सेशन है। ठीक है, एक बार इनको सबको आप PPTs में देख लीजिए क्या क्या है। ये मैंने एक अच्छी सी फ़ोटो लगा रखी है, तो इस फोटो को आप देख लेना। ठीक है, और इसके बाद HPV वैक्सीन, इसके बारे में आपको मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लिखा है एक साथ में कि साथ ही HPV संबंधित बीमारियों में वैक्सीनेट पॉपुलेशन में स्पष्ट रूप से कमी आई है। ठीक है, और इसके अलावा बाईवेलेंट जो मैंने बताया 2 टाइप के, 4 टाइप के, 9 वेलेंट वैक्सीन है, 9 टाइप के कैंसर उत्पन्न करने के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये पूरा आपको मैंने डोज शेड्यूल समझाया था, अभी उसी को यहाँ पे एक बार वैक्सीन में दे रखा है, तो आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से मेंशन कर लीजिए। ये वो बात है कि तीसरी डोज आपको देनी आवश्यक होती है। दूसरी डोज पहली डोज के 2 महीने के बाद है। ये वापस वही एज ग्रुप है 15 to 16 वाला। ठीक है, 9 to 14 वाला, ये 15 to 16 वाला एज ग्रुप है। इसमें रूटीन तो नहीं दिया जाता, मैंने क्या बोला, रूटीन से नहीं दिया जाता, लेकिन आपको फिर भी करवाना है वैक्सीनेशन। आप एक अवेयर नागरिक हो तो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा, वहाँ पे आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो एक बार मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। एनल, वल्वर, वेजाइनल और ओरोफेरिंजियल कैंसर के लंबे समय तक कोई रह सकती है, बूस्टर डोज की नॉर्मली आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, और ट्रीटमेंट के बाद रिकरेंस को भी क्या करता है, ये कम करता है, क्योंकि रिकरेंस का मतलब ये है कि कैंसर को दोबारा बार बार होना, इन्फेक्शन का बार बार होना। तो एक बार मान लीजिए आपने वैक्सीनेशन करवा लिया या कैंसर का किसी प्रकार ट्रीटमेंट कर लिया, फिर भी यदि HPV इन्फेक्शन होता है तो ये आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन देती है, एक एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे सुरक्षा का कवच प्रदान करती है। तो आज के सेशन में एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको HPV वैक्सीन को किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, किस प्रकार इसका काम है, किस प्रकार ये HPV कैंसर को फैलने से रोकती है, वो सारा आपको मैंने बता दिया है।
आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।